बहुत समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक बहुत लालची बेईमान सेठ रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था। वह उन किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार रमेश बहुत ज्यादा लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसला के पहले ठेके पर काम करता था, फिर उन्हीं से शर्त भी रख देता। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, दो वक्त की रोटी के लिए दिल भर काम करते रहते हैं और बाद में दो वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और हमें देखो, हम बस इन्हें आदेश देते रहते हैं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदाम में भर जाती है और यह किस हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा हर काम करते हैं। इसे कहते हैं जमींदार रमेश का दिमाग। हाँ मालिक, आप यहाँ के जमींदार हो, सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते ही हो, इनकी मेहनत का फायदा भली भांति उठाना जानते हो। मालिकपुर गांव पर आपका राज्य है, आपकी मर्जी के बिना यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ का राजा हूँ ही मैं। इन बेवकूफ किसानों के सामने ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से की बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ रवि नाम का एक बहुत गरीब किसान आता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। तो मुझे भी आप अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए, मैं भी आपकी जमीन पर एक साल के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं पास के गांव में रहता हूँ। हाँ ठीक है रवि, मैं अपनी जमीन तुम्हें ठेके पर दे दूंगा, उसके लिए मेरी कुछ करते हैं। ठीक है मालिक, बताए आपकी क्या शर्तें हैं। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और जो फसल एक साल में होगी उसमें से आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी होगी। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुछ देर बाद रवि वहां से चला जाता है और अगले दिन, चलो जमींदार साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इस पर खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी, मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। रवि दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसे पर फसल उगाता है। कुछ महीनों में गेहूं की फसल ग के तैयार हो गई थी। रवि गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, यदि फसल जमींदार भी ले जाएगा तो भी कुछ तो मेरे पास बच जाएगा। रवि की उगी फसल की बात जमींदार तक पहुंच जाती है। क्या सेठ जी, आपको पता है क्या, आज रवि अपने खेतों की कटाई कर रहा है। रवि ने खेतों में बहुत अच्छी फसल उगाई है, उसकी फसल तो बहुत अच्छी लहरा रही थी। अब रवि ने उसकी कटाई करनी शुरू कर दी है। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है कि रवि आज फसल की कटाई कर रहा है, चलो चल के देखते हैं। अरे रवि, फसल तैयार हो गई है। अरे इस बार तो यह फसल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए मैंने जी जान से अपना खून पसीना सब लगा दिया है। मैं दिन रात बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है जो इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी। मैं बहुत मेहनत की है इस खेत में।
ज्यादा मत बोल रवि, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं, असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। फसल निकाल, मुझे जल्दी जाना है, मुझे और भी काफी काम है। ये कह के जमींदार रवि से अच्छी फसल लेकर चला जाता है। खराब फसल रवि के पास छोड़ देता है, जिसे देख रवि मायूस हो जाता है। हे भगवान, इतनी कड़ी मेहनत के बाद इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी बड़ी मेहनत के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं आता है। भगवान, कब मेरे पास मेरी जमीन होगी। रवि इसी तरह अपना जीवन काट रहा था। कुछ महीनों बाद रवि का बेटा गांव आता है, जो शहर में पढ़ने गया था। गांव आने पर उसने गांव का नजारा देखा, वह बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी, हमारे गांव का हाल ऐसा क्यों है? गांव के लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। जमींदार रमेश जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फल जमींदार रमेश जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना हमारी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुन अमन बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। आज से मैं खेती करूँगा। लालची जमींदार को उसी की शर्तों में उसे जवाब दूंगा। सुबह होने पर अमन जमींदार के घर पहुंच जाता है। अरे अमन, तुम यहाँ कैसे? मालिक, अब पिताजी की जगह में खेती करूँगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, तुम खेती नहीं कर पाओगे। मालिक, आप ऐसा मत कहो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूँ, ना खेती करना अच्छे से जानता हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या है, पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मलिक। Dhanyavada badam memdina tuma pahale niyama ora sarata tasuna lo। आपकी क्या शर्तें हैं मालिक? जमींदार रमेश, ये तो एक बच्चा है, इस बारे से ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाए। वैसे भी इसका पिता रवि हर साल गेहूं ही लगता है, तो ये भी गेहूं भी लगाएगा। अच्छा अमन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा तुम रखना, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और तुम नीचे का रखना। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से अमन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। रवि ने इस बार गेहूं की जगह उसने मूंगफली की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। मूंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब रवि खेत से मूंगफली निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही जमींदार रमेश अमन के पास आता है। अरे रवि, शरत तो याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ मालिक, मुझे शरत याद है। आधा मेरा और आधा आपका, और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का आपका, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे मालिक, इसने तो चालाकी कर दिए। गेहूं की फसल नहीं है ये, तो मूंगफली की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने मूंगफली लगाई है? हाँ मालिक, पिताजी कितने सालों से गेहूं की फसल लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार मूंगफली की फसल लगाई जाए। मैं क्या करूंगा, यह गसफूसा लकारा सारे मूंगफलियम तचुमा ल रही हो। आप ही की शर्त है मालिक, अपने ही बताया था कि अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप ऊपर की हिस्सा ले जाए।
इस तरह रवि ने अपनी चालाकी से दिखाते हुए लालची जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी मूंगफलियां लेकर घर चला गया। घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ाया। मालिक, पूरे गांव में आज तक आपसे किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और यह रवि का बच्चा इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गया। अरे वह बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे, अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मुझसे कभी नहीं उलझेगा। कुछ दिनों के बाद अमन दोबारा जमींदार के पास जाता है। कैसे हैं मालिक, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त सुन लो लड़के, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी लड़के, इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का तुम लोगे, क्या तुम्हें ये शर्त स्वीकार है। मालिक, मुझे शर्त मंजूर है, इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मैं ही लूंगा। इस तरह अमन जमींदार से बात करके अपने घर आ जाता है। इस बार भी अमन खेती करने की कोशिश में झुक जाता है। अमन इस बार गेहूं की फसल लगाता है। कुछ दिनों के बाद गेहूं की फसल बहुत अच्छी उग जाती है। अरे वह, इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ गया, आने दो उस लालची जमींदार को, फिर मजा चाखता हूँ उसे। कुछ दिनों के बाद जमींदार अमन के पास आता है। जैसे ही जमींदार अमन के खेत के पास पहुंचता है तो उसका दिमाग गेहूं की फसल देखकर चकरा जाता है। अरे ये क्या, इस बार अमन ने गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का मैं जितना होशियार सोच रहा था ये तो उससे भी ज्यादा निकला है। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप। देखिए मालिक, आपकी शरात के हिसाब से इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, नीचे का आपका होगा। इस तरह से अमन ने अपनी चतुराई से जमींदार रमेश को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार और धोखा खा के गुस्से से तिल मिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी से लड़के का दिमाग तो देखिए, आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से मूर्ख बना दिया। तुम ठीक कह रहे हो, हरिया में तो उसे बच्चा समझ रहा था लेकिन उसने मुझे फिर बेवकूफ बना दिया। अगली बार उसे आने दो, मैं फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार रमेश क्या चीज है। अमन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल घर ले गया और उसे फसल का कुछ हिस्सा जरूरतमंद में बांट दिया। अमन और उसका पिता बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फसल उगाने का दिन आ गया। चलो आज उसे लालची जमींदार से दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल और ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ, देखता हूँ इस बार वो लालची अपनी कौन सी शर्त रखता है। ये सोच के अमन उसे जमींदार के पास ठेके पर जमीन लेने दोबारा जाता है। अच्छा, तो तुम मुझे से मिलने दोबारा आ गए हो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, मैं भी जमींदार रमेश हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती है। होशियारी तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रखो। अमन, तुम ये क्या बोल रहे हो, जिस काम के लिए आए हो वह बात करो, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी जमीन ठेके पर चाहिए, बताए इस बार आपकी क्या सड़क है। हाँ, शरत तो तू खुद को होशियार समझता है ना। चल, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या ये शर्त मंजूर है। बिल्कुल मंजूर है मालिक, आप जैसा कहे। अब मैं चलता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मान के अमन अपने घर चला जाता है। वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में जुट जाता है और इस बार वह गन्ने की फसल लगाता है। अमन बेटा, इस बार खेत में कौन सी फसल उगाई है।
पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है, फसल काफी अच्छी उगी है, इस बार भी आमदनी अच्छी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर अमन के पास आते हैं। इस बार को अमन का दिमाग ही चकरा जाएगा, ऐसी शर्त ही रखी है मालिक, ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का है सभी आपका। तूने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस बार अपने दिमाग का 400% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, देखता हूँ कि वह अमन का बच्चा कैसे बचता है। ये अमन तो आपका भी बाप निकला, जरा इसने कौन सी फसल लगाई है? यह क्या, इसमें इस बार गन्ने की फसल लगाई है, अब बताओ, और ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और भी इसका हिसाब उसका होगा, मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस की आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान के बच्चे का दिमाग। आए आए मालिक, आप दोनों आपस में क्या घुसू फुसूर कर रहे हैं? अरे वह चोरी, ऊपर से सीधा चोरी, तुमने मुझे इस बार भी देखो बना दिया। जरा मुझे भी बताओ, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना रहा हूँ, आपको दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा। अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर, बेईमानी और मकारी में सबके बाप है। ये खेत भी हमारा है, इस खेत में लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ हारिया, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शायद ये हमारी ही करनी का फल हमने मिल रहा है। हमने इन भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है, आज किसी ने हमें लगा है, इस लड़के ने हमारी आंखें खोल दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि बेईमानी का फल हमें ही बेईमानी ही मिलती है। किसी वीडियो में आज के बाद किसी भी किस को परेशान नहीं करूँगा, सभी किसानों की मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरती है मैं उसे वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने ये तो बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, नहीं कभी वह अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपना पेट जल के मेहनत करता है, ऐसे में इनको परेशान करना या तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए इसका हक इन्हें मिलना चाहिए। आप इनको इनकी जमीन लौटा दीजिए, अभी भी समय है, सच्चाई के रास्ते पर आ जाए, नहीं तो आपको ऐसा बड़ा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह अमन अपनी सूझबूझ से लालची जमींदार को सही रास्ते पर ले आता है। जमींदार रमेश ने विवाह के किसानों की जमीन उनको वापस कर देता है। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशी खुशी रहने लगते हैं।